नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, उस दौर में जब भारत सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। सोचिए, इतने विशाल देश को चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका की जरूरत थी। आज हम उसी किताब यानी भारत के संविधान के बनने की कहानी को जानेंगे। और ये सिर्फ कुछ कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों, तीखी बहसों और बेमिसाल कलाकारी की दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड संविधान आखिर लिखा कैसे गया? इसका जवाब कोई एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के जन्म की पूरी कहानी है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये संविधान होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब नियमों का एक ऐसा सेट जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि ये भारत के भविष्य का एक विजन डॉक्यूमेंट था। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसका दोहरापन। एक तरफ तो ये चट्टान की तरह कठोर है, मतलब इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता, उन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ ये एक नदी की तरह लचीला भी है, ताकि समय के साथ जब समाज बदले तो कानून भी जरूरत के हिसाब से बदल सकें। और यही संतुलन इसकी असली ताकत है। लेकिन अपने हाथों से अपना संविधान लिखने का ये मौका ऐसे ही रातों रात नहीं मिल गया। नहीं, इसके पीछे दशकों लंबे संघर्ष की कहानी है। 1940 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने एक के बाद एक कई कोशिशें की, जैसे ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान। लेकिन भारत ने इन सबको एक सिरे से खारिज कर दिया। वजह बिल्कुल साफ थी, ये सारे प्रस्ताव डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, मतलब अंग्रेजों के अधीन आधी अधूरी आजादी। पर अब भारत को पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। और इसी बात को महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था। उन्होंने क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुए बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक बताया था। सोचिए कितनी सटीक बात थी। ब्रिटिश साम्राज्य खुद दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो रहा था, और वो एक ऐसे भविष्य का वादा कर रहा था जिस पर अब किसी को रत्ती भर भी यकीन नहीं था। आखिरकार साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के साथ वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। अब ये तय हो गया कि भारत के लोग खुद अपने भविष्य की इबारत लिखेंगे, और इस महान काम को अंजाम देने के लिए जो सभा बनी वो कहलाई संविधान सभा, यानी हमारे देश के असली शिल्पकार। 1946 में जब चुनाव हुए तो नतीजों ने आने वाले कल की तस्वीर साफ कर दी। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, जिसने एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, लेकिन बाद में उन्होंने सभा का बहिष्कार कर दिया, जिससे विभाजन की आशंका और गहरी हो गई। शुरू में तो संविधान सभा की तस्वीर बहुत बड़ी थी, कुल 389 सदस्य। ये सदस्य सिर्फ ब्रिटिश भारत से ही नहीं, बल्कि उन देसी रियासतों से भी थे जो अब तक अलग थलग थीं। ये पहली बार था जब पूरे भारत को एक धागे में पिरोने की ऐसी कोशिश हो रही थी। लेकिन फिर आया साल 1947 और देश का बंटवारा हो गया। माउंटबेटन योजना ने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि संविधान सभा का भी। पाकिस्तान के हिस्से में गए इलाकों के सदस्य अलग हो गए और सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो अब सवाल ये था कि ये 299 सदस्य मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी नियम पुस्तिका कैसे तैयार करेंगे। इसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही व्यवस्थित और विचारशील थी। इस पूरी प्रक्रिया को एक जहाज की तरह सोचिए, और इस जहाज का कंपास था जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। इसी ने दिशा तय की कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा, जहां हर किसी को न्याय, समानता और आजादी मिलेगी। यही वो महान सपना था जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अब इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, है ना? तो काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनकी कमान देश के सबसे बड़े नेताओं के हाथ में थी। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सबने अहम जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन एक जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी थी, संविधान का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार करने की, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर के कंधों पर। जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसे पास करने की प्रक्रिया 3 रीडिंग्स या वाचन से गुजरी। पहली रीडिंग में तो बस आम चर्चा हुई, लेकिन दूसरी रीडिंग लगभग 1 साल तक चली। सोचिए, एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर घंटों बहस हुई और 2400 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की गई। और फिर आखिरकार तीसरी रीडिंग में इसे अंतिम रूप से पास कर दिया गया। और फिर सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और लाखों शब्दों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। भारत की अपनी खुद की बनाई नियम पुस्तिका का जन्म हुआ। जानते हैं इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन।
ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इस काम के पीछे कितनी लगन और कितना धैर्य था। और खर्च, उस जमाने में इस पर करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। एक नया नया आजाद हुआ देश, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, जो दिखाती है कि ये काम देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, संविधान सभा का जो आधिकारिक चिन्ह था वो एक हाथी था, जो ताकत, बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम आज संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक थी। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी की याद में ये दिन चुना गया और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। लेकिन भारतीय संविधान को जो चीज सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कलाकृति है, एक मास्टरपीस। इसकी असली कॉपी छापी नहीं गई थी, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे माहिर सुलेखकों ने अपने हाथों से लिखा और महान कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन की उनकी टीम ने हर पन्ने को भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के चित्रों से सजाया। तो आखिर में भारत का संविधान कानून और कला का एक संगम है, और ये हमें गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या किसी देश की नियम पुस्तिका को सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए शब्द होना चाहिए, या वो एक कलाकृति भी हो सकती है जो उस देश की आत्मा को, उसके इतिहास को दर्शाएं।